welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Science chapter 13 or Biology's chapter 4, which is Why Do We Fall Ill? So let's begin. First question, what do you understand by the term health? A state of being well enough to function well. तो आप इस term health से क्या समझते हैं? Answer is D, all the above. It is the state of being well enough to function well फिजिकली, मेंटली, सोशली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हम सही से फंक्शन कर पाए. स्टेट ऑफ वेल बीइंग को हम क्या कहेंगे? हेल्थ. और ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डिजीज? तो इनमें से कौन सा डिजीज का लिटरल मीनिंग है? आंसर इज ए, बीइंग अनकंफर्टेबल. डिजीज यानी कि डिसईज, डिस्टर्ब्ड ईज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्यूट डिजीजेस? तो एक्यूट डिजीजेस क्या होते हैं? आंसर इज सी, डिजीजेस दैट लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे डिजीजेस जो कि बहुत ही कुछ समय के लिए लास्ट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और डिजीजेस दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज? तो इनमें से कौन सा एक क्रोनिक डिजीज है? ऐसा डिजीज जो कि बहुत ही लंबे समय तक लास्ट करता है. आंसर इज डी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी. बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, कोल्ड, कफ, फीवर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्यूट डिजीजेस के. और ट्यूबरक्यूलोसिस, एलिफेंटाइसिस, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं ऑफ क्रोनिक डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो इनमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट नहीं है? आंसर इज बी, इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटाइसिस इज एन एक्यूट डिजीज. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. एलिफेंटाइसिस एक क्रोनिक डिजीज है. बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं. क्रोनिक डिजीज जो है, जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं लोगों के हेल्थ पे कंपेयर टू अक्यूट डिजीजेस. ट्यूबरकोलोसिस भी एग्जाम्पल है क्रोनिक डिजीज का. और अक्यूट डिजीजेस विच इज ओवर वेरी सून विल हैव नॉट टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ. तो ये सारे टर्म्स सही हैं. Next question, the diseases caused by certain microbial agents called pathogens are known as. ऐसे diseases जो कि certain microbial agents जिन्हें हम pathogen कहते हैं, यानी कि viruses, बैक्टीरिया, इनसे कॉज होने वाले diseases को हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, infectious diseases. इन्हें हम communicable diseases भी कहते हैं because they can spread in the community. Next question, which of the following is an example of disease caused by viruses? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऐसे डिजीज का जिनके पीछे वायरस कारण होते हैं? आंसर इज डी, ऑल द अबव. यानी कि कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, एड्स, इन सभी के पीछे जो पैथोजन एजेंट है वो कौन से हैं? वायरसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय. तो ऐसे डिजीजेस जैसे कि टाइफॉइड फीवर हो गया, कॉलेरा, टीबी और एंथ्रेक्स, इन्हें कौन कॉज करता है? आंसर इज बी, बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड काला आजार? तो ये जो डिजीजेस हैं जैसे कि मलेरिया और काला आजार, इनके पीछे क्या कॉज होता है? कौन से पैथोजेंस कॉज होते हैं इनके? आंसर इज डी, प्रोटोजोआ. और जो प्रोटोजोआ इन्हें कॉज करता है, इसका नाम क्या है? लीशमेनिया. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय, यहाँ पे डिजीजेस दिए गए हैं और उन्हें कौन कॉज करता है ये बताया गया है. वायरसेस कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स. बैक्टीरिया डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि टाइफॉइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एंथ्रेक्स. फंगी कॉज करता है स्किन इन्फेक्शंस. प्रोटोजोअन माइक्रोब्स क्या कॉज करते हैं? मलेरिया एंड काला आजार. All of us have also come across intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. Next question, the antibiotic penicillin blocks the, जो antibiotic है जिसका नाम penicillin है वो क्या ब्लॉक कर देता है? आंसर इज
A. Bacterial processes that build the cell wall. तो ये जो बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होते हैं, जो उसकी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं बायोसिंथेसिस के, जिससे वो अपना सेल वॉल बनाता है, उन्हें ये ब्लॉक कर देता है और इस तरह से बैक्टीरिया इजीली किल हो जाता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता और बैक्टीरिया और हमारे मैकेनिज्म में डिफरेंस है, इसलिए एंटीबायोटिक्स हमें हर्ट ना करते हुए बैक्टीरिया को हर्ट करते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज एक्ने? तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने जो फेसेस पे आ जाते हैं, उनके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज ए. स्टेफाइलोकोकी। आप इसे पिक्चर में भी यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्लीपिंग सीकनेस? तो इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्लीपिंग सीकनेस को कॉज करता है? आंसर इज बी. ट्राइपैनोसोमा। Next question, many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a variety of ways. These diseases are called as, तो ऐसे माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि कॉमनली अफेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेज में जा सकते हैं, ऐसे डिजीजेस को हम क्या कहेंगे? आंसर इज डी. कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय एयर, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि देखिए क्लोथ्स का यूज़ करना, कॉम का यूज़ करना, उसके इन्फेक्टेड ड्रिंक्स, जो जूठे ड्रिंक्स हैं उसे पी लेना, बाय फूड, मस्किटो, इंसेक्ट जो कि वेक्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, और रैबिड एनिमल्स। तो इनसे भी ये कॉमन मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनसे डिजीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड थ्रू एयर? तो इनमें से कौन से डिजीजेस हवा के माध्यम से स्प्रेड नहीं होते? आंसर इज डी. एड्स। बाकी सब जैसे कि कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब एयरबोर्न डिजीजेस हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और इस तरह से एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जबकि एड्स में एयर के थ्रू कोई ट्रांसमिशन नहीं होता। क्वेश्चन, कॉलेरा इज ए स्प्रेड थ्रू? तो कॉलेरा कैसे स्प्रेड होता है? आंसर इज बी. वाटर। ये एक वाटर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन एड्स, HIV? तो इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है स्प्रेडिंग का एड्स में? आंसर इज सी. कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स लाइक हैंडशेक्स और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, इनसे जो है एड्स स्प्रेड नहीं होता है। बाकी कैसे स्प्रेड हो सकता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर, यानी कि इंटरकोर्स से, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, या नीडल्स या सिरिंजेस जो कि इन्फेक्टेड पर्सन में यूज हो और दोबारा से किसी हेल्दी पर्सन में यूज हो जाए, तो ऐसे में ये स्प्रेड हो सकता है। और क्या तरीका है? फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, तो ऐसी भी एड्स का स्प्रेडिंग हो सकता है। बट याद रखना है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे कि हाथ मिलाने से, किसी को गले लगाने से, या फिर स्पोर्ट्स साथ खेलने से जैसे कि रेसलिंग, इनसे एड्स स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स विच कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट आर दस द इंटरमीडिएरीज आर कॉल्ड? तो ऐसे जीव जंतु जो कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स का काम कर सकते हैं, एक तरह से इन्फेक्शन पहुंचाने का काम कर सकते हैं, फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन जिसे हम होस्ट कह रहे हैं, और इस तरह से ये इंटरमीडिएरीज हैं, यानी कि बीच के माध्यम हो गए। तो इन एनिमल्स को हम क्या करेंगे, इन जीव जंतुओं को हम क्या कहेंगे? आंसर इज बी. वेक्टर्स। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल्स आर मस्किटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड डिजीज? तो इनमें से कौन सा पेयर्स सही से मैच नहीं किया गया है, और बेसिस क्या है? पॉइंट ऑफ एंट्री और डिजीज। आंसर इज डी. जॉन्डिस और स्किन। तो ये जो पॉइंट ऑफ एंट्री स्किन नहीं होता जॉन्डिस में, और डिजीज कॉज जो है वो जॉन्डिस नहीं होगा, तो ये पेयर मैच नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अफेक्टेड ऑर्गन एंड डिजीज। तो इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं किया गया है? बेसिस क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन और डिजीज। आंसर इज बी, एड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पेयर सही से मैच नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिजीज। तो इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं किया गया है? बेसिस है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिजीज। आंसर इज डी, टाइफाइड और एयर। ये सही से मैच नहीं है। तो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड अफेक्टेड ऑर्गन्स और टिश्यू। तो निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस, इसमें ट्रांसमिशन का क्या तरीका है? एयर है। पॉइंट ऑफ एंट्री यानी कि ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ इंटर होते हैं? नोज पे। और इसमें ऑर्गन जो कि अफेक्ट होता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है, वो कौन सा ऑर्गन है? लंग्स। नेक्स्ट है टाइफॉइड, कॉलेरा और जॉन्डिस। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। ये वाटर बोर्न डिजीजेज हैं। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? माउथ। और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर। नेक्स्ट इज एड्स। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पॉइंट ऑफ एंट्री सेक्सुअल ऑर्गन्स या ब्लड। अफेक्टेड ऑर्गन एंड टिश्यू इज लिम्फ नोड्स एंड वीक इम्यूनिटी। लिम्फ नोड्स में ये डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं इस डिजीज में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत ही कम वीक इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज मलेरिया, डेंगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मस्कीटो बाइट यानी कि वेक्टर्स के थ्रू। पॉइंट ऑफ एंट्री इज स्किन एंड अफेक्टेड ऑर्गन इज लिवर, आरबीसीज, प्लेटलेट्स इन केस ऑफ डेंगी। और इनकेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन फीवर में क्या अफेक्ट होता है? ब्रेन। Next question, an active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. The recruitment process is called। तो एक एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है? बहुत सारे सेल्स को रिक्रूट करता है, नियुक्त करता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्टेड टिश्यू जहाँ पे है वहाँ पे भेजता है, ताकि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं उनको किल कर सके। तो इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को क्या कहेंगे? आंसर इज ए, इन्फ्लामेशन। और इसके हमें लोकल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं इस प्रोसेस के? तो स्वेलिंग, पेन एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा वो डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है, अगर किसी इन्फेक्टेड डॉग या अदर एनिमल ने बाइट किया हो? आंसर इज बी, रेबीज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो इनमें से कौन सा एसटीडीज हैं? आंसर इज ए, एड्स एंड सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एड्स को कॉज करता है और नाम से पता चल रहा है इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एड्स स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है एड्स का? आंसर इज बी, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी आर कॉल्ड। ऐसे एविडेंस जो कि हमें बताते हैं कि कुछ बॉडी में गड़बड़ चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर इज बी, सिम्टम्स। Next question, malaria causing microbes entering through a mosquito bite will go to the dash and then to the red blood cells। तो malaria causing microbes जो हैं वो पहले मस्कीटो बाइट से इंटर कर जाते हैं बॉडी में, फिर कहाँ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं। तो हमें बताना है कि सेकेंड स्टेप क्या है। आंसर इज सी, लिवर। स्किन से इंटर करने के बाद ये लिवर में जाते हैं और फिर रेड ब्लड सेल्स में, और वहाँ इन्हें रप्चर करने लगते हैं। Next question, our body has an elaborate defense system, immune system in the forms of special cells called। तो हमारे बॉडी में एक बहुत ही इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये कौन से स्पेशल सेल्स के फॉर्म में होता है? आंसर इज बी, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स।
Next question. We often hear the phrase that prevention is better than cure. How can we prevent ourselves from diseases? तो हम ये हमेशा सुनते हैं कि प्रिवेंशन क्योर से बेटर है, यानी कि बचाव इलाज से बेहतर है। और हम अपने आप को डिजीजेस से कैसे बचाए रख सकते हैं? आंसर इज डी, ऑल द अबव। द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर से, यानी कि हम इन्फेक्शन से तब बचे रह सकते हैं अगर हम एक्सपोज ना हो उन इन्फेक्शन से। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखकर। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, तो इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे होगा? अगर हम अच्छे से नरिश्ड रहेंगे, हमें सफिशिएंट फूड मिलेगा। तो इसलिए ये तीनों ही जरूरी हैं अच्छे इम्यूनिटी के लिए, हमें डिजीजेस से बचाए रखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन के वेज दिए गए हैं जिनसे हम एक्सपोजर से बच सकते हैं। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। तो अगर डिजीजेज जो कि एयरबोर्न हैं, जो एयर से स्प्रेड होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? अगर हम ओवर क्राउडेड स्पेसिस को अवॉइड करें। For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. This can be done by treating the water to kill any microbial contamination. तो अगर जो waterborne microbes हैं, diseases हैं जो कि water के medium से transmit होते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? अगर safe water, drinking water provide की जाए। और ये कैसे होगा? This can be done by treating the water. तो water को treat करके microbial contamination जो है उसे kill करके हम safe drinking water provide कर सकते हैं और इस तरह से waterborne diseases के exposure से बच सकते हैं। For vector-borne infections, we can provide clean environments. This would not, फॉर एग्जाम्पल, अलाउ मस्कीटो ब्रीडिंग। तो जो वेक्टर बोन इन्फेक्शंस हैं जो कि इंसेक्ट्स जैसे कि मस्कीटोज ये सब स्प्रेड करते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? क्लीन इन्वायरमेंट से। अगर इन्वायरमेंट को साफ सफाई रखा जाए, सैनिटेशन रखा जाए, तो उनसे हम बच सकते हैं, उन्हें एक्सपोज होने से उनसे बच सकते हैं। अगर मस्कीटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जैसे कि जो स्टैग्नेंट वाटर है कूलर्स में, ये सबको डिस्ट्रॉय कर दे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, तो हम इन डिजीजेस से बच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक हाइजीन, साफ सफाई, सैनिटेशन, ये एक बेसिक की है अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचना है तो। Next question, why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicines? तो antiviral जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शंस को जो किल करे, ऐसे मेडिसिन्स को बनाना एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स के मुकाबले क्यों हार्डर है? आंसर इज डी, ऑल द अबव। क्योंकि जो एंटी वायरल मेडिसिन हैं उन्हें बनाना मुश्किल है, क्योंकि वायरसेस जो हैं उनमें बहुत ही फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं उनके खुद के। वो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट यूज करते हैं। दे इंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर मशीनरी फॉर दियर लाइफ प्रोसेसेस। देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। तो इन सब कारणों की वजह से एंटी वायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल है। कई डिफरेंट ऑप्शंस भी आ सकते हैं। हो सकता है कि एक ही ऑप्शन दिया हो, बाकी ऑप्शंस गलत हो, तो आप पहले ऑप्शंस को पढ़ के समझ के ये सारा दिया गया ऑप्शन, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर मार्क करें। यानी कि वायरसेस के जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत ही कम वायरसेस में खुद का अपना होता है, वो दूसरों के मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं, और बहुत ही कम टारगेट हैं वायरसेस को किल करने के लिए, एम करने के लिए। इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल होता है, जबकि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन आसानी से बन जाते हैं। तो हमने देखा था पेनिसिलिन के एग्जाम्पल में कि कैसे ये ब्लॉक कर देता है बैक्टीरियल मैकेनिज्म्स को जो कि उसके सेल वॉल को बनाते हैं, और इस तरह से उन्हें ईजी होता है किल करना। तो जब एंटीवायरल मेडिसिन मुश्किल हैं, फिर भी हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हमने बहुत सारे एंटीवायरल मेडिसिन बना लिए हैं सक्सेसफुली। Next question, which of the following statements is true about the basis of the principle of immunization? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है about the basis of principle of immunization? आंसर इज डी, ऑल द अबव। तो देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। तो पहली बार जब इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब को देखता है तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। कैसे? WBCs को भेजकर, वाइट ब्लड सेल्स बनाकर, और उसे रिमेंबर कर लेता है, यानी कि मेमोरी, उसकी मेमोरी में ये क्रिएट हो जाता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज आया था। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो पार्टिकुलर माइक्रोब और उसके क्लोज रिलेटिव्स बॉडी में इंटर करते हैं, तो जो मेमोरी में स्टोर था इंफॉर्मेशन कि ये डिजीज आ चुका है, तो इम्यून सिस्टम इस बार और भी ज़्यादा मजबूती से अटैक करता है
नेक्स्ट इज दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली दैन द फर्स्ट टाइम अराउंड, और ये क्या करता है, इन्फेक्शन को और भी बहुत ही तेजी से फर्स्ट टाइम के मुकाबले ख़त्म करता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इम्यूनाइजेशन कि कैसे WBCs का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट टाइम डिजीज़ के इंटर होने पे, कैसे वो उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो उसे बहुत ही स्ट्रांगली टारगेट किया जाता है, अटैक किया जाता है और इस तरह से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो देखिए, एज अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट इनटू द बॉडी। तो आपने देखा होगा कि कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब है उसका बहुत ही लिटिल डोज दिया जाता है बॉडी को, और उससे क्या होता है, हम इम्यून सिस्टम को फूल करते हैं, एक्चुअली उसे मजबूर करते हैं कि इसे अपने मेमोरी में स्टोर करो, ताकि अगर फ्यूचर में वो इन्फेक्शन दोबारा से हो तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अटैक कर सके, टारगेट कर सके उसे, और वो डिजीज़ जो है स्प्रेड ना हो, फैले नहीं हमारे बॉडी में। तो वैक्सीनेशन के पीछे ये क्या है, प्रिंसिपल है। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others. These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious diseases. Next question. You must have heard of polio eradication programs in your localities. It aims to provide vaccination to children because, तो आपने पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा अपने आसपास के लोकेलिटीज़ में। इसका एम क्या है, ये प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन। क्यों? आंसर इज C, because it creates immunity in the body. Next question, which of the following is a waterborne disease that affects our digestive system? तो इनमें से कौन सा एक वाटर के मीडियम से स्प्रेड होने वाला डिजीज है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है? आंसर इज B, कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफेक्टेड ऑर्गन इन जॉन्डिस इज, तो जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? आंसर इज C, लिवर। तो यहाँ पे कुछ समरीज में पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिए। हेल्थ के बारे में बताया गया है और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इज डिपेंडेंट ऑन हिज और हर फिजिकल सराउंडिंग्स एंड हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस। डिजीजेज आर क्लासिफाइड एज अक्यूट और क्रोनिक डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीजेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एज अक्यूट एंड क्रॉनिक। डिजीजेज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स कैसे स्प्रेड होते हैं, मीडियम क्या क्या है, एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन कम्युनिटी रिक्वायर्स दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन. So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th science chapter 13 और biology's chapter 4 which is why do we fall. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।